मेरी नौकरानी रोज मुझसे कहती, डॉक्टर साहिबा आप नाइट शिफ्ट पे मत जाया करें, आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। मुझे उसकी बातों की समझ ना आती। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो अपनी जगह किसी को और ड्यूटी देकर मैं अचानक से जल्दी ही घर आ गई तो मेरे कमरे से चीखने की आवाजें आ रही थी। पति तो घर पे था नहीं, मगर जब कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई थी, क्योंकि कमरे में मेरी बेटी और वो नौकरानी। मैं कई दिनों से देख रही थी कि नौकरानी बार बार मेरे पास आती और कुछ कहे बगैर ही पलट जाती थी। शायद वो मुझसे कोई बात करना चाहती थी। जब मैं उसे 3-4 बार यही करते देखा तो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि अनुराधा, खैर तो है, क्या तुम्हें कोई बात करनी है मुझसे? मुझे लगा था शायद उसे पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों का तो यही मामला रहता है कि उन्हें हर वक्त पैसों की ही जरूरत होती है। तो मैंने इसीलिए उससे पूछ लिया कि कहीं पैसों की जरूरत तो नहीं। तो अनुराधा कहने लगी, नहीं नहीं मैडम, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कोई और ही बात करना चाहती थी। मुझे उसके चेहरे पे चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसे कहा कि अनुराधा जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए भी देर हो रही है। तो अनुराधा कहने लगी कि मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट न किया करें। मैं चौंक कर अनुराधा को गुस्से से देखा। उसकी बात करने के खातिर मतलब क्या था कि मैं नाइट ड्यूटी न किया करूं? आखिर वो होती कौन है मुझसे ये सलाह देने वाली? मुझे गुस्से में देखकर बगैर कुछ कहे वो जल्दी से वहां से चली गई थी। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद उसे घर के ज्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसीलिए वो ऐसा कह रही है। मुझे वैसे भी काफी दिनों से उसका व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे उस पर नजर रखनी चाहिए। आखिर पता लगाना चाहिए कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। खैर, उस दिन मैं अस्पताल से जल्दी घर चली आई। इससे पहले तो मैं दिन की छुट्टी नहीं लिया करती थी, लेकिन पिछले 4 साल से मैं नाइट शिफ्ट करती थी। मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं थी। नाइट ड्यूटी में मुझे कोई भी समस्या नहीं होती थी, क्योंकि अब तो मेरे बच्चे भी बड़े हो गए थे और वैसे भी मैंने अनुराधा को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था कि वो दिन रात हमारे ही घर पे रहे। शाम को तो मेरा पति भी घर आ ही जाता था, तो इसीलिए मुझे कोई भी चिंता नहीं रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अनुराधा के बारे में मुझे अजीबोगरीब से ख्याल आने लगे थे। कहीं वो मेरे पीठ पीछे कुछ गलत तो नहीं कर रही हो। अक्सर मैं अपने साथ वाली औरतों से सुना करती थी कि ऐसे ही कोई औरत अपने घर को अपनी नौकरानी के हवाले छोड़कर नौकरी पे जाती थी तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से ही अफेयर चला लिया और छुपकर उससे शादी भी कर ली। जब से मैंने ये खबर सुनी थी तो मुझे किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति पे पूरा विश्वास था कि मेरा पति ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकता। खैर, मुझे उस नौकरानी पे भी विश्वास था, क्योंकि वो बहुत ही शरीफ औरत थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, किसी को बदलते हुए देर कितनी लगती है। मैंने अपने पति और नौकरानी पे नजर रखने का फैसला कर लिया। मैं सुबह देर तक सोती रहती थी, इसीलिए मेरे पति अनुराधा के हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा मुझे खुद उठकर उनको नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं 6 बजे लौटकर आती तो गहरी नींद में सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 6 बजे की सोई सोई मैं दोपहर को 2 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक पे बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था, जिसमें मैं गरीब लोगों का
मुफ्त में इलाज किया करती थी। क्लिनिक से आने के बाद, शाम की चाय पीने के बाद मैं अस्पताल चली जाया करती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते कि पूजा, तुमने तो अपनी जिंदगी को इतना बिजी कर लिया है कि उसमें मेरे लिए वक्त नहीं है। आखिर मुझे भी तुम्हारी जरूरत महसूस होती है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे। मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वो भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। जिंदगी की यही रूटीन चल रही थी। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे ऐसी कोई भी बात नजर नहीं आई तो मैं भी कुछ सुकून से हो गई थी। लेकिन अनुराधा एक दिन फिर मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी, अगर आप मेरी बात माने तो आप ड्यूटी दिन के समय करवा ले। आपके जाने के बाद आपके किए की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वो कुछ गुस्से से कह रही थी और अपनी बात खत्म करके वहां से जा चुकी थी। उसकी बात सुनकर मैं चौंक सी गई थी कि मेरे हिस्से की सजा का क्या मतलब था। कहीं वो मेरे हिस्से का समय मेरे पति के साथ तो नहीं गुजार रही थी। ये सोचते ही मेरे कदमों तले से जमीन जैसे सरकने लगी थी। मेरा विश्वास जो मेरे पति के ऊपर था वो डगमगाने लगा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बस ऐसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए कि आखिर उसकी इस बात के पीछे, इस जिद के पीछे मकसद क्या था कि मैं नाइट शिफ्ट न करूं, दिन की ड्यूटी करूं। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से काम किया था। कभी कोई एक्स्ट्रा फेवर या फिर किसी का एहसान नहीं लिया था। अस्पताल वाले जो भी ड्यूटी लगाते मैं उसे खुशी से स्वीकार करती थी और पूरी लगन से उसको निभाती भी थी। अभी भी नाइट शिफ्ट के लिए बात कर रखी थी कि मैं नाइट ड्यूटी कर लिया करूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसे अचानक से मैं छोड़ नहीं सकती थी। मेरी बात खराब हो जाती। इतने सालों से मैं मेहनत से काम कर रही थी और कभी भी मैं अपनी बातों से नहीं फिरी थी। पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था। लेकिन मैं इस तरह अपने घर को तोड़ना भी नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अनुराधा मेरे घर में पिछले 1 साल से नौकरी कर रही थी और इस अरसे के दौरान न तो उसे मुझसे कोई शिकायत हुई थी, न ही मुझे उससे कोई शिकायत हुई थी। वो एक विधवा औरत थी जिसके 2 बच्चे थे और जिसको पालने की खातिर वो मेरे घर पे नौकरी किया करती थी। मैंने उसे नौकरी के पहले दिन ही कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं पे रहना होगा। उसके बच्चे की टेंशन नहीं थी क्योंकि उसके बच्चों की देखभाल करने के लिए उसकी माँ बाप जिंदा थे जो बच्चों का ध्यान रखते थे और वो गांव में रहते थे। वो अकेले ही हमारे घर पे रहती थी। जो भी तनख्वाह उसे मिलती वो अपने गांव अपने बच्चों की देखभाल के लिए भेज दिया करती थी। हालांकि मैंने उसे कई बार कहा भी, अगर तुम चाहो तो अपने बच्चों को भी यहाँ पे बुला सकती हो। जहाँ तुम रहती हो वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी रह लेंगे। मगर न जाने क्या बात थी कि वो मना कर देती थी। उसके साथ समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। आज तक उसने कभी किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया था और ना ही घर के किसी भी फैमिली मेंबर की शिकायत की थी। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी उसका व्यवहार अजीब सा हो गया था। वो हर बार मुझसे बस एक ही बात किया करती थी, मैडम जी, अपनी ड्यूटी दिन के समय करवा ले, रात को घर पे रहा करे। मुझे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर रात को ऐसा घर पे क्या होता है जिसकी वजह से वो इतना घबराकर मुझसे ये बात कहती है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं ऑन ड्यूटी थी कि अचानक एक नर्स मुझसे आकर कहने लगी कि कोई औरत है, बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा, क्या कोई मरीज है? क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी।
तो वो नर्स कहने लगी, नहीं वो आपकी कोई रिश्तेदार है। मैं हैरान होते हुए बाहर आई कि मेरी कौन सी रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर गई तो एक अनजान औरत को सामने खड़ा पाया। मैंने हैरत के मारे उसे देखा और पूछा, आप कौन हैं और मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? तो वो कहने लगी कि आप ही डॉक्टर पूजा है। मैंने कहा, जी हाँ, मैं ही डॉक्टर पूजा हूँ। जी कहिए। मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से गायब हो गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, और जब तक मैं कुछ समझती वो मुझसे दूर भाग चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागी कि उससे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों बनाई है और आखिर वो है कौन। लेकिन वो तेजी से भागती हुई मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं परेशान होते हुए वापस आ गई और सोचने लगी कि हे भगवान, ये मेरे साथ क्या चल रहा है? कौन थी वो औरत और क्यों यहाँ आई थी? पता नहीं क्यों मुझे कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मेरी छठी हिस्सा बार बार मुझसे इशारे दे रही थी कि शायद मेरी जिंदगी में कुछ तो बहुत गलत होने वाला है। मैं ये बात जानती थी कि मैं अपने घर वालों और अपने पति को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात की ड्यूटी बहुत थका देने वाली होती है और सुबह तक मैं लेट ही उठती थी। जब मैं सोकर उठती तब तक मेरे पति ऑफिस के लिए निकल चुके होते थे, और जब तक रात की ड्यूटी मुझे जाना होता था तब तक वो ऑफिस से आते ही नहीं थे। अजीब सी जिंदगी हो गई थी। काफ़ी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बातचीत नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने फौरन से अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फ़ोन पे ही बात कर लूं, लेकिन मेरे पति मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर मैं उनके ऑफिस के नंबर पे कॉल की तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया कि वो तो पिछले कई दिनों से दफ्तर ही नहीं आ रहे हैं। सेक्रेटरी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मुझे तो कुछ खबर ही नहीं थी कि वो दफ्तर जा रहे हैं या नहीं, लेकिन परेशानी वाली बात तो ये थी कि वो रोजाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे, फिर ऐसे कैसे वो कहीं जा सकते थे। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी कर लेती हूँ। जब मैंने ये बात घर पे बताई तो सब लोग बहुत खुश हुए। खास तौर पे मेरी नौकरानी अनुराधा के चेहरे पे तो सच्ची मुच्ची की खुशी के हाव भाव नजर आ रहे थे। रात का खाना खाकर फ्री हुई तो मैंने ऐसे ही टहलने के इरादे से बाहर आई तो मैंने देखा अनुराधा किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी और वो किसी को बता रही थी कि मैडम जी आज घर पे ही है। शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उनके हिस्से की सजा भुगतते भुगतते शायद मेरा दम ही निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फ़ोन बंद कर दिया। मैंने उससे पूछा किससे बात कर रही हो, तो वो कहने लगी किसी से भी नहीं, बस अम्मा से बात और अपने बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मुझे अब अनुराधा पे शक हो चुका था। ये कोई तो कोई खिचड़ी जरूर पका रही है या फिर मुझसे कोई ऐसी बात छुपा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर पे रहकर देख लेती हूँ कि आखिर यहाँ पे होता क्या है, लेकिन मुझे तो कुछ भी ऐसा गलत महसूस नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सो रहे थे। मेरा पति मेरी छुट्टी का सुनकर बहुत खुश हुआ था। कहने लगे कितना समय हो गया है, हमें एक साथ समय गुजारने का मौका ही नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी क्या ये वाकई खुश है या खुश रहने का नाटक कर रहा है। मैं उसे खोजते हुए नज़रों से देख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से जाने के बाद उसका और मेरी नौकरानी का कुछ चक्कर चलता हो, या हो सकता है कि मेरा पति अनुराधा के साथ
जबरदस्ती करता हो। इसीलिए वो मुझसे कहती है कि आप घर पे ही रहा करें। मेरी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी और बेटा छोटा था और वो स्कूल जाता था। इस घर में बस हम 4 लोग थे और मेरा ख्याल था कि इतने लोगों के लिए बस एक ही नौकरानी काफ़ी है। इसीलिए मैंने कभी अनुराधा के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं था। और अगर 1-2 बार मैंने अपने घर वालों से पूछा भी कि कोई और नौकरानी रख लूं, तो सबने अनुराधा की बहुत तारीफ करते हुए कहा था कि उसके होते हुए उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, तो फिर क्या ज़रूरत थी कोई दूसरी नौकरानी रखने की। तो मैं भी सुकून से हो गई थी। लेकिन कुछ ही दिनों से मैं देख रही थी कि अनुराधा मेरी बेटी रिया आपस में कुछ ज़्यादा ही प्यार से रहने लगे थे। रिया हर वक्त अनुराधा के आसपास घूमती रहती, कभी उसके कमर में बाहें डालकर खड़ी होती तो कभी उसके गालों पे प्यार कर रही होती। मुझे ये सब देखकर बहुत अजीब लगता था। आखिर वो अनुराधा को इतना प्यार क्यों करने लगी थी। मैं ये भी देख रही थी कि रिया तो अनुराधा के करीब जाने की कोशिश करती थी, उसे प्यार करने की कोशिश करती थी, लेकिन अनुराधा उससे दूर भागती थी। खैर, उस दिन मेरा पूरा दिन पूरी रात घर पे रहकर देख लिया था। मैं अस्पताल भी नहीं गई थी और क्लिनिक पे भी नहीं बैठी थी, लेकिन मुझे कुछ भी अब नॉर्मल दिखाई नहीं दिया था, सिवाय इसके कि मेरी बेटी रिया अनुराधा के कुछ ज़्यादा ही करीब होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया कि हो सकता है मैं तो घर पे रहती नहीं हूँ, सिर्फ अनुराधा ही घर पे रहती है, तो अनुराधा से उसका दिली लगाव हो गया होगा और कोई बात नहीं थी। खैर, मैंने घर पे रहकर देख लिया, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। मैं कुछ भी शक करती, लेकिन मैं अब अंदर ही अंदर चिढ़ गई थी। मैंने सोचा कि चलो, अनुराधा के ड्रामे पता नहीं कब खत्म होने वाले हैं। जब देखो बेकार की जिद लगाकर बैठ जाती है कि नाइट ड्यूटी छोड़ दो। मैं यही सोचकर अगले दिन दोबारा से अपने रूटीन के अनुसार अपनी ड्यूटी स्टार्ट कर ली। 2 दिन के बाद की बात है कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, क्योंकि शाम में मुझे अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। तो मैंने सोचा कि उसके लिए कोई गिफ्ट लेकर जाती हूँ। मैं यही सोचकर बाजार गई। वहाँ मुझे एक जगह रुकना पड़ा, क्योंकि सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था, मुझे एकदम पत्थर का बना दिया था, क्योंकि मेरा पति एक अस्पताल के अंदर जा रहा था। भला उसे अस्पताल जाने की क्या जरूरत थी, वो एकदम भला चंगा था, उसे कोई भी तकलीफ नहीं थी। मैं भी उसके पीछे पीछे अस्पताल में चली गई। मैंने देखा वो एक कमरे के अंदर चला गया। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वो एक औरत को कुछ पैसे दे रहा था। उस औरत को मैं पहचान नहीं पाई थी, क्योंकि उस औरत की पीठ मेरी तरफ थी। उस औरत को पैसे देने के बाद और उससे हाथ मिलाकर मेरा पति जल्दी से बाहर चला गया। उसके बाद उस औरत ने किसी को फोन किया और थोड़ी देर के बाद जो औरत आई उसे देखकर मैं आंखें झपकाना भूल गई थी। फटी फटी आंखों से उसको देख रही थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि अनुराधा ही थी। उस औरत ने अनुराधा को कुछ पैसे दिए। अनुराधा ने उसका धन्यवाद किया और वहां से चली गई। आखिर ये सब क्या था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे पति ने पहले उस अनजान औरत को पैसे दिए और फिर उस अनजान औरत ने मेरे पति के दिए हुए पैसों में से कुछ पैसे अनुराधा को दे दिए। आखिर ये सब चक्कर क्या था? और जब उस औरत ने मेरी तरफ को चेहरा घुमाया तो मैं दंग रह गई थी। मैं उस औरत को कैसे भूल सकती थी? इतने दिन गुजर जाने के बावजूद उसका चेहरा मेरे दिमाग में फिट हो गया था।
ये तो वही औरत थी जिसने उस दिन मेरी तस्वीरें ली थी और भाग गई थी। इसका मेरे पति के साथ आखिर क्या संबंध है? मैंने सोचा कि मैं अभी जाकर उससे पूछ लेती हूँ, लेकिन उससे पहले ही वो औरत से उसके पास कोई दूसरा आदमी आया। एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए वो वहां से चली गई। ये सब देखकर अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि जरूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही है और इस समय मेरा पति और मेरी नौकरानी अनुराधा भी शामिल है। मैंने फैसला कर लिया, आज मैं इन दोनों को रंगे हाथे पकड़ के ही रहूंगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस समय तक मेरे पति घर पे आ चुके थे और मुझसे कहने लगे, मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मुझे एक जरूरी काम से शहर से बाहर जाना है। पति की बात सुनकर मैं परेशान हो गई। अगर ये भी घर से बाहर रहेंगे तो फिर मैं इन्हें रंगों हाथे कैसे पकड़ूंगी? लेकिन फिर मैंने सोचा, चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर किसी और दिन मैं हकीकत मालूम करके ही रहूंगी। अस्पताल में भी अपने ख्यालों में ही खोई रही और सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। मेरे सिर में तेज दर्द होने लगा। सर्जन डॉक्टर राउंड पे आए तो कहने लगे, मेरा ख्याल है कि आप नाइट ड्यूटी नहीं दे सकेंगी, आपको घर चले जाना चाहिए। सर में इतनी तेज दर्द था कि मुझे भी लग रहा था कि मैं अब यहाँ और ज़्यादा नहीं रुक सकती, वरना मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाएगी। मैंने अपनी जगह किसी दूसरी डॉक्टर को ड्यूटी दी और बगैर बताए घर चली आई। आज से पहले मैं कभी यूं अचानक रात के समय घर नहीं आई थी। दरवाज़ा बंद था। मैंने सोचा उन लोगों को जगाना अच्छा नहीं है, मैं खुद ही अपने पास की चाबी से दरवाज़ा खोल लूं। अंदर दाखिल होते ही मुझे अंदाजा हो गया, शायद मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं लौटे थे, क्योंकि उनकी गाड़ी वहाँ पे नहीं थी। मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी कि अचानक मुझे चीखों की आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ ऊपर से ही आ रही थी। मैं भागते हुए ऊपर गई तो चीखने की आवाज़ मेरी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलने लगी। एकदम से दरवाज़ा खोला, सामने का मंजर देखकर मेरी खुद की चीख निकल गई थी, क्योंकि वो मंजर ही ऐसा था जिसने मुझे लज्जा करके रख दिया था। मैंने देखा कि मेरी बेटी नौकरानी को बुरी तरीके से पीट रही थी और वो चीखें भी मेरी नौकरानी अनुराधा की ही थी। मैंने जल्दी से आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसे अनुराधा के ऊपर से हटाया था तो वो मुझे देखकर परेशान हो गई। अनुराधा जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आई और मेरे पीछे छिप गई। कहने लगी कि मैं इसीलिए तो आपसे कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट न किया करें, क्योंकि आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है। और ये आज से नहीं बल्कि पिछले कई महीनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से से देखते हुए पूछा, आखिर तुम अनुराधा को क्यों मार रही हो? आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो तुम उसको यूं बुरी तरीके से पीट रही थी? तो मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे भी एक जोर का धक्का दिया था। कहने लगी, आप माँ बेटी के बीच में मत भूले, आप जो भी है यहाँ से जल्दी चली जाएं। उसकी हालत अजीब हो रही थी। मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी। वो ये क्या पक रही थी? मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, ये तुम्हारी माँ नहीं। मुझे लग रहा था जैसे वो अपने होशो हवास में नहीं है। दूसरी तरफ अनुराधा बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। उधर रिया की हालत भी खराब होने लगी थी। वो गुस्से के मारे कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी थी। मुझे लगा कहीं वो अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। मैंने जल्दी से अपने साथ लाए बैग में से नींद का इंजेक्शन निकाला
और रिया को लगा दिया। वो अब सुकून से बेड पे लेटी हुई थी और सो रही थी और मैं इस सारी सूरत हाल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अनुराधा अलग डरी डरी सी खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा था। मैंने अनुराधा से पूछा कि ये सब क्या है और कब से हो रहा है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो अनुराधा कहने लगी कि आप मेरे साथ आए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देख देख कर परेशान हो रही थी कि आखिर उसे क्या हुआ है, वो मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही थी। अनुराधा कमरे से निकलकर नीचे की तरफ भागकर आई थी, जैसे 1 मिनट भी यहाँ पे रुकी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उसे फिर से ना पकड़ ले। मैं भी परेशान होते हुए नीचे आ गई तो वो कहने लगी, ये सब कुछ जो भी आपने देखा है वो आपकी वजह से ही हुआ है। मैंने कितनी बार आपको कहा है कि आप नाइट शिफ्ट पे न जाया करें, आप रात को घर पे रहा करें, मगर आप तो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। आप याद करें, आपने आखिरी बार कब अपने बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्यार किया था या उनके दिल की कोई बात सुनी थी। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए तो मैं चुप हो गई थी, क्योंकि वो सच कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसीलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने शौक को पूरा किया था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे शौक को, इस शौक के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, इसीलिए उन्होंने शादी के बाद भी मुझे पढ़ने से नहीं रोका और बच्चे होने के बाद भी उन्होंने मुझे नौकरी करने की अनुमति दे दी और शुरू से ही मेरे बच्चे नौकरों ने ही पाले थे। मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की थी कि अपने बच्चों को समय दे सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती थी और मेरा ज़्यादातर समय अस्पताल में ही गुजरा करता था। लेकिन उसके बावजूद भी मैं हमेशा कोशिश करती थी कि अपने बच्चों को एक अच्छी परवरिश और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकूं। हालांकि मैं उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन पे ध्यान नहीं देती थी और उनसे प्यार नहीं करती थी। अनुराधा कहने लगी, आपके व्यवहार में रिया धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी थी। उन्हें माँ बाप के प्यार की सख्त ज़रूरत थी, जो उसे नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसके माँ बाप के पास उसके लिए वक्त ही नहीं था। मगर वो छोटी है, कॉलेज के गलत संगत में पढ़कर गलत आदतों का शिकार हो गई है। उसे माँ के प्यार की ज़रूरत होती है, जो कि उसे नहीं मिल रही है, तो वो दिमागी मरीज बनती चली गई। वो अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा मुझको मार पीट कर निकालती है। उस समय उसे लगता है कि मैं उसकी माँ हूँ और वो क्योंकि आपको कभी कोई गिला शिकवा नहीं कर पाई है, आपको कुछ कह नहीं पाई है, इसीलिए वो मुझे अपनी माँ समझती है, मुझ पे अपना गुस्सा निकालती रहती है। और जब सुबह होती है तो वो मुझसे न सिर्फ माफ़ी मांगती है, बल्कि मुझे बहुत सारे पैसे भी देती है ताकि मैं आपको कुछ न बताऊं। मैडम जी, मैं गरीब हूँ, बच्चों का, पूरे माँ बाप का मैं पेट अकेली पालती हूँ। रात को जो मारपीट और तकलीफ मैं सहती थी, सुबह जब आपकी बेटी मुझे पैसे देती थी तो मैं भूल जाती थी कि रात को मैंने क्या तकलीफ सही थी। एक बार दिन में जब रिया मुझसे माफ़ी मांग रही थी और मुझे पैसे देने लगी, तो मैंने रिया से कह दिया, रिया तुम मेरे ऊपर बहुत जुल्म करती हो, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सारी बातें बता दूंगी। जब तुम्हारी माँ तुम्हें पागल खाने में डाल देगी तब तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पागल खाने का नाम सुनकर रिया डल गई और उसी डर में उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया, अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगी। रिया दिमागी मरीज थी, धीरे धीरे उस पे पागलपन के दौरे पड़ने लगे थे, इसीलिए मैं डर गई और आपको कुछ भी नहीं बता पा रही थी।
आपको खुलकर सारी बात तो नहीं बता सकती थी, लेकिन आपको ये कहती थी कि आप घर पे रहा करें। मैंने अनुराधा से पूछा, अनुराधा ये सब क्या हो रहा है? अनुराधा ने मुझसे बताया, मैडम जी ये पिछले 1 साल से चल रहा है। रिया का व्यवहार मेरे प्रति कभी आग तो कभी पानी होता है। कभी कभी वो लाड़ और प्यार दिखाती है, मुझसे जिद करती है, तो कभी कभी अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल देती है, तो कभी सारी रात मुझसे अपने मनपसंद खाने बनवाकर मेरे हाथों से खाने की जिद करती है। वो सब कुछ जो एक बेटी अपनी माँ से चाहती है वो मुझसे करवाती है। मैं उसकी माँ बनने का नाटक करूँ, उसे वो सब खुशियाँ दूँ जो एक माँ अपने बच्चे को देती है, और जब मैं उसकी जिद पूरी करने से मना कर देती हूँ तो वो गुस्से से पागल हो जाती है और मुझे पीटने लगती है। अनुराधा की बातें सुनकर मुझे सब कुछ समझ में आ गया था कि अनुराधा क्यों कहती थी कि आपके हिस्से की सजा मुझे भुगतनी पड़ती है, क्योंकि शायद वो सारा गुस्सा मेरे लिए होता था जो मेरी बेटी अनुराधा पे निकाल देती थी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ ये सब चल रहा होगा, लेकिन मेरे पति उस दिन उस औरत से मिलने का क्या प्लान था जिसने मेरी तस्वीर खींची थी, और ये सब अनुराधा के अलावा कोई नहीं बता सकता था। मैंने फौरन से पूछा तो वो कहने लगी, मैडम जी आप तो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी, तो मैंने आपकी बेटी की जो हालत थी वो आपके पति को बता दी। उन्होंने डॉक्टर से बात की और अपनी बेटी की पूरी हालत के बारे में डॉक्टर को बताया। डॉक्टर से विनती भी की कि किसी तरह मेरी बेटी को ठीक कर दे। आपके पति नहीं चाहते थे कि आप इस सारे मामले के बारे में जानें और आप गिल्टी फील करें। वो औरत वही साइकियाट्रिस्ट थी। आपके पति ने उस साइकियाट्रिस्ट से हाथ जोड़कर विनती की थी कि मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वो भी एक डॉक्टर है और दिन रात लोगों की सेवा करती है। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी को ये सब कुछ जानने से पहले ही मेरी बेटी ठीक हो जाए। उस डॉक्टर ने आपके हॉस्पिटल का एड्रेस लिया और फिर भी आपके पति डॉक्टर को उसकी फीस ही दे रहे थे। मैं डॉक्टर की मदद करती थी। वो जब भी मुझे अपने क्लिनिक बुलाती थी मैं चली जाती थी। वो मुझसे आपकी बेटी के बारे में सवाल जवाब करती थी, इसीलिए उसने उस दिन मुझे भी कुछ पैसे दिए थे। उस दिन आपने हमें देख लिया होगा। एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैंने तुम्हारी मालकिन की कुछ तस्वीरें ली है। मुझे हैरत हुई। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आपने मेरी मालकिन की तस्वीरें क्यों ली है, तो वो डॉक्टर कहने लगी, इसीलिए ताकि मैं तुम्हारी मालकिन को शक में डालना चाहती थी। अब वो शक में पड़ गई है तो वो अब अपने घर पे ध्यान देगी और अपने बच्चों पे भी ध्यान देगी। उसे लगेगा कि ज़रूर कुछ न कुछ खिचड़ी मेरे घर पे पक रही है और वो अपने घर पे ध्यान देने लगेगी। मैं तुम्हारे मालकिन को सब कुछ नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हारे मालिक ने मुझे कुछ भी बताने से मना कर रखा है, लेकिन इस तरह शक में पड़कर कुछ तो अपने घर पे और अपने बच्चों पे ध्यान देगी। अनुराधा की सारी बातें सुनकर मुझे सब कुछ समझ आ गया था। मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया था। अपने शौक को पूरा करते करते मैं अपने बच्चों और अपने परिवार को इग्नोर कर बैठी थी। मेरे 2 बच्चे थे और कैसे पले बड़े मुझे कुछ भी होश नहीं। मेरी बच्ची शुरू से ही अपने आप को मग्न में रहने वाली थी और मैंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था जिसकी वो हकदार थी, लेकिन मैं क्या जानती थी उसका ये नतीजा निकल कर आ सकता है। उस वक्त मुझे समझ आया कि हम माँ बाप को अपने करियर के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चों को ही इग्नोर कर दे। मेरे पति को मुझसे बहुत मोहब्बत थी, इसीलिए वो नहीं चाहते थे
कि मैं पछतावे की आग में जलूं। इसीलिए वो खुद ही सारे मामले को डील करना चाह रहे थे। मगर मैं समझ गई थी कि शायद उस डॉक्टर के अलावा मुझे भी अपना किरदार निभाना होगा। मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली ताकि अपने घर अपने बच्चों को समय दे सकूं। और अब हमने मिलकर मेरी बेटी को ठीक कर लिया है और मैंने भी उस दिन के बाद दिन की ड्यूटी लगवा ली, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, ताकि मेरे बच्चों को मैं समय दे सकूं। आज की कहानी आपको कैसी लगी? इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ऑल पे कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।